नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में। इस बार हम आपके लिए तमाम सारी रोचक और चटपटी खबरें लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। यूपी में पारदर्शिता की बात करने वाले अपने वादे से मुकर गए हैं। मामला ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा है। अधिकांश अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि वो रात में ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कब वो इधर झपकी मारे उधर कुर्सी गिर जाए। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में और सरकार में एक नया चलन शुरू हुआ है कि वह आधी रात के बाद जिलों में डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर ये सब के तबादले करती है। सरकार का अधिकार है, वो दिन में करे चाहे रात में करे, वो दोपहर में करे चाहे शाम को करे। लेकिन ये माना जाता है कि जिस सरकार ने ये कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस होगा और उनकी सरकार पारदर्शिता पर आधारित काम करेगी, अब वो नहीं चाहती है कि उसके द्वारा किए गए आईएएस, पीसीएस, आईपीएस के तबादलों को लोग जाने। पहले एक सिस्टम था कि तबादलों की सूची जारी की जाती थी, नियुक्ति और गृह विभाग की वेबसाइट पर भी उन्हें डाला जाता था। लेकिन पिछले काफ़ी समय से इसमें परिवर्तन आ गया है। पुलिस वाले तो चलो रात में उनकी जागने की आदत है, वो 2-3 बजे रात तक जागते हैं, लेकिन जिला अधिकारी और प्रशासनिक महकमे वाले अफसर अमूमन सो जाते हैं। अब उन्हें डर सताता है कि वह चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हैं और अगर सो गए तो रातों रात उनका तबादला हो जाता है। पिछले 2 दिनों के भीतर अगर देखा जाए तो 2 दर्जन से ज़्यादा अफसरों के तबादले हुए, जिसमें 9 जिलों के डीएम और बहुत सारे अधिकारी प्रमुख सचिव बदले गए। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी और फिर प्रयागराज, बहराइच, कौशाम्बी। हम गुबार देखते रहे और कार वहाँ गुजर गया। रात में बिस्तर में गए थे चुपचाप सोने। सुबह तबादले के आदेश की खबर कभी उनको सोशल मीडिया से मिलती है तो कभी टीवी से। हालांकि माना जा रहा है कि राजनीतिक घटनाक्रम भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। पिछले कुछ समय से यूपी में सरकार और संगठन के बीच जो बैठकें हुई, तमाम सारी जो अफवाहें और चर्चाएं आई, उसका असर भी कुछ ब्यूरोक्रेसी पर पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन इसमें हैरत की बात तब होती है जब सरकार आधी रात को तबादले करके बड़े बड़े पदों पर लोगों को बैठाती है और वेटिंग में महीनों से चल रहे लोगों को जगह नहीं मिल पाती। सरकार का ध्यान शायद उनकी ओर नहीं है और जो रिक्त हो चुके पद हैं उन पर भी तैनाती नहीं हो रही है। अगर हम बात करें तो देखेंगे कि 1 महीने से ज़्यादा समय से विद्याभूषण वेटिंग में है। राजीव शर्मा भी अप्रैल से वेटिंग में चल रहे हैं। शाहिद मंजर अब्बास भी वेटिंग में है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से लौटे और उत्तर प्रदेश के आबकारी आयुक्त बनाए गए रिग्जियान सैम्फिल भी 1 महीने से ज़्यादा वेटिंग में थे। हालांकि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जैसे ही वो दिल्ली से वापस आते हैं उनको उत्तर प्रदेश में पोस्टिंग मिल जाती है। सैम्फिल के बाद अमृता सोनी उत्तर प्रदेश में आई और जैसे उन्होंने ज्वाइनिंग दी अगले दिन उनको सचिव आवास बना दिया गया। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कई सारे पद खाली हैं, महत्वपूर्ण पद हैं, उन पर तैनाती का सरकार का कोई ध्यान नहीं है। खासतौर से उत्तर प्रदेश में राज्य परिषद का अध्यक्ष का पद खाली है। 30 अप्रैल से खाली है क्योंकि दीपक त्रिवेदी की मृत्यु हो गई 1 दिन पहले और उसके बाद से मई चला गया, जून शुरू हो गया। अभी वहाँ के लिए कोई चेयरमैन नहीं मिल पाया। यूपी में ग्राम विकास आयुक्त का भी पद खाली है, वहाँ पर भी कोई तैनाती नहीं हुई है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी तो हर रंग में रंगने को तैयार है क्योंकि उसको तो बस सिर्फ मलाईदार पोस्टिंग चाहिए। उसका गाना भी हमेशा एक रहा है कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे,
और तुम दिन को अगर रात कहो तो फिर रात कहेंगे। सियासत में एक पार्टी ऐसी है जिसके सभी साथी बिछड़े बारी बारी। बहुजन समाज पार्टी में ये बात एकदम फिट बैठती है कि बीएसपी का हाथी अपनों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों एक चौंकाने वाला निर्णय आया जिससे लोगों को फिर यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि पता नहीं कांसी राम के जमाने से पार्टी के फाउंडेशन वाले नेता अब कोई पार्टी में बचे हैं कि नहीं बचे हैं। मायावती ने पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री और दिग्गज नेता राम अचल राजभर को पार्टी से बाहर कर दिया। ये दोनों बीएसपी से विधायक हैं। बीएसपी के पास मात्र 19 विधायक ही थे, जिसमें से 9 को ऑलरेडी निष्कासित कर चुकी है मायावती, वो निलंबन पर हैं। इन 2 विधायकों को और निकाल दिया गया। मायावती के पास गिनती के 7 विधायक बचे हैं और ये दोनों नेता ऐसे थे जिनको यह कहा जा सकता है कि ये कांसी राम की पीढ़ी के पार्टी के पुराने नेताओं में थे, जो मायावती के साथ अटूट तौर से काम कर रहे थे। बीएसपी में ऐसा क्या है कि कोई बड़ा नेता उनके साथ लंबे समय तक नहीं टिक पाता। बाबू सिंह कुशवाहा, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, दद्दू प्रसाद, कमलाकांत गौतम, ब्रजेश पाठक, दारा सिंह चौहान, तमाम सारे बड़े बड़े नाम जो एक एक कर मायावती की पार्टी को या तो छोड़ते गए या तो मायावती ने उन्हें निकाल दिया। हालांकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी से उन्होंने एक बार फिर गठबंधन किया था, जैसे मुलायम सिंह और कांसी राम का हुआ था। और उस समय ये नारा चला था कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। लेकिन वो इतिहास ये दोहरा नहीं पाए और परिणाम आते ही मायावती अखिलेश यादव से छटक गई, दूर भाग गई। अब उनकी पार्टी की स्थिति यह है कि उनके पास दोनों हाथों की उंगलियों के बराबर भी विधायक नहीं बचे। शायद उन्हें इसकी परवाह भी नहीं है। पार्टी में अब जो सबसे पुराने और बड़े नेता हैं एकमात्र सतीश मिश्रा बचे हैं। पंचायत के चुनाव में बसपा की टिकट पर जो लोग चुनाव जीते वो उनके साथ अब रह जाएंगे, ये कहना बहुत कठिन है, क्योंकि भाजपा ज़्यादातर लोगों को तोड़ने के चक्कर में लगी है और उसको अपना वोट लेकर अध्यक्ष और प्रमुख बनाने हैं। समाजवादी पार्टी से मायावती को नफरत है, लेकिन भाजपा उनकी जिला पंचायत सदस्यों को भी तोड़ ले तो शायद उनको ज़्यादा दर्द नहीं होगा। उन्हें हो सकता है अच्छा भी लगे, क्योंकि यूपी में 2022 का जो चुनाव है वो बहुत सारी संभावनाओं पर टिका है। उसके इतर अगर हम इधर देखें तो लालजी वर्मा और राम अचल राजभर का पार्टी से निष्कासन एक तरह से कहा जाए कि ये बहुत बड़ा फैसला है। ये ऐसे नेता थे जो पार्टी को समर्पित थे और अपने परिवार की कीमत पर भी ये पार्टी की सेवा करते थे। आज इन दोनों का निष्कासन पूरे बहुजन समाज में लोग हैरत में हैं कि ऐसा कैसे हुआ और मायावती ऐसा क्यों उन्होंने किया। एक अफवाह यह है कि वो विपक्षी दलों के साथ कुछ बातचीत कर रहे थे, मिलना चाह रहे थे। इसकी भनक मायावती को शायद लग गई और इस वजह से उन्होंने इन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में निकाल दिया। लेकिन हर कोई जानता है कि बसपा में एक आरोप बहुत कॉमन है कि भाई ये जो चंदा प्रथा है इसका दबाव बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से नेता अंदर अंदर पीड़ा में घुटते रहते हैं और उनको पार्टी से आखिरी में जब वो खाली हो जाते हैं तो उनको छोड़ना पड़ता है या निकाल दिया जाता है। जिन्हें बदनामी से डर नहीं लगता उनके ऊपर चाहे जितनी कालिख मल दीजिए उन्हें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही एक घोटालों का महारथी विभाग है लखनऊ विकास प्राधिकरण। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण इन दिनों इसलिए चर्चा में है कि उसने एक निजी अस्पताल पर एक बड़ी मेहरबानी कर दी, जिसके चलते मीडिया में उसकी बड़ी फजीहत हो रही है। लखनऊ का चंदन हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल निजी क्षेत्र का है
और जब कोरोना से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, तब इस चंदन हॉस्पिटल में धन की वर्षा हो रही थी। और इस चंदन हॉस्पिटल की खातिर अब एलडीए ने नियम कानून को धता बताते हुए जो जमीन, सरकारी जमीन थी एलडीए की, वो उसे सीधे आवंटित कर दी बिना नीलामी के, बिना किसी बोली के। ये अपने आप में बड़ी हैरत वाली बात है कि बिना बोली लगाए, बिना नीलामी के सरकार की कीमती जमीन एक प्राइवेट हॉस्पिटल को आवंटित कर दी गई। मामला फैजाबाद रोड पर बने चंदन हॉस्पिटल का है। उस हॉस्पिटल के पीछे 15,000 वर्ग फुट जमीन लखनऊ विकास प्राधिकरण की है। अस्पताल की नज़र उस जमीन पर बहुत दिनों से है और वो उचित मौके की तलाश में था कि जब कभी मौका मिले तो उसको चुपचाप उस जमीन को अपने में मिला लो। एलडीए में इसके लिए पृष्ठभूमि भी तैयार हो गई और कहा तो ये तक जा रहा है कि इसके लिए सबकी जेबें भी गर्म कर दी गई थी। अब इसमें क्या सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन अर्जन विभाग, नजूल विभाग, बल्क सेल के अफसरों ने इस पर अपनी मुहर लगा दी थी कि ये ज़मीन चंदन हॉस्पिटल को दे दी जाए, एनओसी जारी होगी। लेकिन ये तो मीडिया में बात आई कि एलडीए के अधिकारी बिना नीलामी के, बिना बोली के करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के भाव लुटाने को तैयार है। अच्छा, एलडीए में जब से अभिषेक प्रकाश के कदम पड़े हैं, तब से घोटालों और घपलों को लेकर चर्चा कुछ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जहां पर अभिषेक प्रकाश की मर्जी के बगैर पत्ता न खड़कता हो, वहां इतनी बड़ी ज़मीन की डीलिंग हो जाए, ये कैसे संभव है? और वो अनजान बने रहें। मामले में शोर मचा, मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत हुई, जांच के आदेश हुए, एलडीए के सचिव पवन गंगवार को इसकी जांच दी गई। ये प्रकरण चल ही रहा था, उस आवंटन को निरस्त करके जांच के आदेश कर दिए गए और नीलामी के लिए विज्ञापन भी निकाल दिया गया। तो किस तरह से पाप की परतें अपने आप खुलने लगती हैं, भ्रष्टाचार की परतें खुलती दिखती हैं, और जब शोर मचता है तो अफसर कदम पीछे खींचकर अपना पाप दूसरों पर लाद देते हैं। एलडीए के अफसर कितने दूध के धुले हैं, ये एक बहुत छोटी सी इसकी वानगी है। हैरत तब होती है कि जब सब कुछ देखकर और जानकर सरकार चुप रहती है, जानबूझ के बन गवा, अनजान का करे, और जब पाई गवा माल तो फिर चालान का करे। तो ये व्यवस्था एलडीए में बहुत कुछ चलती रहती है। यूपी में एक और एनआरएचएम घोटाला आकार ले रहा है। यह घोटाला हजारों करोड़ का नहीं, लाखों करोड़ में जाएगा। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय पेयजल मिशन, जिसके तहत वो उत्तर प्रदेश के गांवों और घर घर में चाहती है कि नल से लोगों को शुद्ध जल पिलाया जाए। 1,20,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में इस मद में खर्च हो रहा है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह रुपया उत्तर प्रदेश के अधिकारी सैकड़ों करोड़ डकार चुके हैं, एनजीओ के माध्यम से, ठेकेदारों के माध्यम से, फर्मों के माध्यम से। अब आइए जरा इस पर एक नज़र डालें कि कैसे ये होता है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर तमाम सारी एनजीओ के माध्यम से काम हो रहा है। वित्त विभाग का एक ऐसा अफसर यहाँ तैनात है जो अजगर बन चुका है, फाइनेंस एडवाइज़र ब्रजेश कुमार सिंह, जिसका पद समाप्त हो चुका है, जिसकी प्रतिनियुक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन वो आज भी राष्ट्रीय पेयजल मिशन में जमा है और 100-100, 200-200, 300-300 करोड़ के टेंडर करता है, उनके चेक पर साइन करता है, भुगतान करता है। अब पेयजल मिशन में इतने बड़े बड़े काम हो कैसे रहे हैं? बेसलाइन सर्वे की एक कंपनी घर घर जाकर सर्वे करे, लोगों का नाम नोट करे, मोबाइल नंबर दे, और पेयजल उनके यहाँ कैसे पहुँचता है, उनके यहाँ पानी कैसे पिया जाता है, इसका रिपोर्ट दे। डीपीआर फर्जी बनाना और विश्व बैंक के आंकड़ों से, गूगल से फर्जीफिकेशन करके
ये सब रिपोर्ट दे देना और 300 400 करोड़ का भुगतान करा लेना, ये चल रहा है उत्तर प्रदेश के पेयजल मिशन में। पेयजल मिशन का सबसे बड़ा डाकू ब्रजेश कुमार सिंह यूपी सरकार के अफसरों का बहुत चहेता है। विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहते हैं, एक बेईमान के लिए सारे नियम कानून तोड़ने पर आमादा है। जब ईडी ने ब्रजेश कुमार सिंह के खिलाफ वित्त मंत्री को पत्र लिखा कि ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अनैतिक काम करते हैं और इनको इस विभाग से हटा दिया जाए, तो ईडी के पत्र को दबाकर प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने ब्रजेश कुमार सिंह की समर्थन में कसीदे पढ़ते हुए कि उनके बिना विभाग नहीं चलेगा, वो बहुत कर्मठ अफसर हैं, उनका तबादला रोकने का पत्र वित्त मंत्री को लिख दिया। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, एक बेईमान अफसर की फाइल 2 बार उनके पास गई। एक बार संजीव मित्तल ने तबादले की फाइल चलाई, तब उन्होंने लौटा दी, और दूसरी बार वित्त सचिव राधा एस चौहान ने तबादले की फाइल चलाई, तब भी वित्त मंत्री ने वो फाइल लौटा दी, ये कहते हुए कि अभी प्रतीक्षा करें। तो एक बेईमान और भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए नीचे से ऊपर तक किस तरह से लोग लगे हैं, क्यों लगे हैं, क्यों सबकी इतनी इसमें रुचि है? क्योंकि वो 100 200 300 करोड़ के चेक काटता है। मेधज नामक एक संस्था है जो अपने मनमर्जी टेंडर बनवाती है। 100 200 करोड़ का जिसके नाम पर भुगतान हुआ है। केंद्र के पैसे को संगठित ढंग से लूटा जा रहा है और यूपी की सरकार के मंत्री और अफसर आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। ये बात अलग है कि जब सरकार बदलेगी तो हो सकता है इसकी जांच हो और सीबीआई जांच हो और एनआरएचएम से ज़्यादा भी बड़ा ये मामला खुल के सामने आए, ये घोटाला। यूपी के इतिहास में इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोगों को जान भी गई है और कई लोग जेल में भी हैं। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी की बात करती है, लेकिन उसकी नाक के नीचे लखनऊ में बेईमान अफसरों की एक लंबी फौज मौजूद है जो अनैतिक तरह से बाहरी तौर पर विभाग में कब्जा किए हुए हैं और पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं। लेकिन ये तय है कि समय रहते अगर किसी फोड़े का इलाज नहीं किया गया तो वो पककर एक दिन अपने आप फूटेगा, और फूटेगा तो उसकी जो गंदगी है उसमें बहुत सारे बड़े और छोटे नाम भी लिपटेंगे। इस विभाग के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराए, अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि जब सीबीआई जांच हुई तो मंत्री से लेकर संतरी तक कोई नहीं बचेगा। बीजेपी में यूपी को लेकर समुद्र मंथन चल रहा है। इस मंथन से अमृत निकलेगा कि विष, ये कोई नहीं जानता, ये हाईकमान जानता होगा। उत्तर प्रदेश में योगी रहेंगे कि जाएंगे, इस पर फैसला दिल्ली को करना है। बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मंत्रिमंडल में बहुत बड़े परिवर्तन भी होंगे, संगठन में भी होंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम बीजेपी की राजनीति पर नज़र डालें तो जब से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी को करारी जो हार मिली है, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि ओबीसी और एससी वोट बीजेपी से खिसक रहा है। इसी बीच विरोध के स्वर भी उठे और अरविंद कुमार शर्मा को लेकर मंत्रिमंडल से लेकर सरकार तक में तमाम सारी बातें चलती रहीं। मामला और आगे बढ़ता रहा जब बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष लखनऊ में 3 दिन प्रवास करके गए। उन्होंने संगठन के लोगों से अलग मुलाकात की, दोनों डिप्टी सीएम से वो अलग अलग मिले, मंत्रियों से मिले, फिर मुख्यमंत्री के आवास पर मंथन भी हुआ और खाना पीना भी। संघ के नेताओं से भी वो गुपचुप मिले, पूरी रिपोर्ट बना कर गए। अब दिल्ली पर सबकी नजर है। यूपी बीजेपी में योगी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन विधायकों का आक्रोश भी बड़े पैमाने पर दिखता है। बीएल संतोष के सामने किस मंत्री ने क्या कहा, ये तो खुलासा नहीं हुआ,
लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति की धारा में कुछ परिवर्तन आना तय है। अब उसमें डिप्टी सीएम केशव मौर्य की ताकत बढ़ाएगी पार्टी, या योगी मुख्यमंत्री बने रहेंगे, या अरविंद कुमार शर्मा को मजबूत करके उत्तर प्रदेश लाया जाएगा, ये सब तमाम चीज़ें चल रही हैं। कोई भी पार्टी जब काफ़ी बड़ी हो जाती है तो उसमें गुटबाजी और अहम की लड़ाई भी अक्सर देखने को मिलती है। भाजपा इससे अछूती नहीं है, वो देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन असंतोष, अहंकार और सरकार के प्रति नाराजगी, संगठन से तालमेल ना होना और अफसरों का जो रवैया है मनमाना, उससे कार्यकर्ताओं की पीड़ा, ये सब तमाम सारी बातें हरदम आती रही हैं। बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो पंचायत चुनाव ने बजा दी है। अब अगर उस बात को, एहसास को वो नहीं समझती है तो उससे और भी बुरे परिणाम हो सकता है उसको भुगतने पड़े। मोदी के नाम का जो जादू है वो आज भी उत्तर प्रदेश में और देश में चल रहा है, लेकिन समस्या यह है कि अरविंद कुमार शर्मा को कहां बैठाया जाए। आज वो आदमी 5 महीने से यूपी में काम कर रहा है और यूपी के नेता उनको देखना नहीं पसंद करते। मंत्रिमंडल में वो कैसे आएंगे? इसी बीच गुपचुप चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्री एक एक कर दिल्ली बुलाए जा रहे हैं और सीधे उनसे संवाद हो रहा है। यूपी को लेकर दिल्ली दो टूक तौर पर क्या निर्णय करता है और क्या मैसेज देता है, क्योंकि यह क्रम ज़्यादा दिन चलेगा तो सरकार में भी ऊहापोह रहेगा, असमंजस रहेगा और पार्टी संगठन में भी रहेगा। जो लोग पदों पर हैं वो काम करने में भी घबराएंगे। तो आज नहीं तो कल बीजेपी को यह साफ करना होगा कि उत्तर प्रदेश में योगी रहेंगे या जाएंगे, और उसके बाद सीधे तौर पर सबको ये मैसेज हो जाएगा कि अपने अपने काम में बाप लग जाइए। तो यूपी की सियासत पर उसकी था लेती हुई, उसकी संभावनाओं को देखती हुई हमारी ये कहानी, सबको उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में ये तस्वीर और साफ होगी। बहरहाल इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।